मैं असम से आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। Assam is a polarized society. Next 30 years we have to practice politics of polarization if you want to live. अगर मेरा सामने ये बात बोलते थे तो मैं इसको धक्का मार के भगा देते। मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करें। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं, उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं। अगर मैं रहता था ना, ये हर्ष मंदर को मैं सिखा देता। अभी भी वो मेरा ऊपर केस दिया है ना, तो आप देखिए हर्ष मंदर का ऊपर कितना केस गिरेगा। कम से कम 100 केस उनका ऊपर पड़ेगा। असम चुनाव, सत्ता, जहर और संविधान की परीक्षा। असम की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। आज उस पैटर्न को हम समझेंगे द स्वतंत्र के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कई सार्वजनिक बयान, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर तेज, उग्र और टकराव पैदा करने वाले रहे हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं पीछे से। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि इन बयानों का सीधा राजनीतिक मतलब है। मतलब क्या है, आप समझिए। हिंदू मतदाताओं के बीच मुस्लिम विरोधी भावना को जिंदा रखना, यानी कि एक शख्स है जिसका टोपी है, पजामा है, दाढ़ी है, वो मुसलमान है और उसको बताया जा रहा है कि ये शख्स हिंदुओं के लिए खतरा है। Assam is a polarized society. Next 30 years we have to practice politics of polarization if you want to live. If you want to surrender, then surrender. But as a Assamese, I don't want to surrender. So I will fight, I will polarize. But polarization is not between Hindu and Muslim. Polarization between Assamese and Bangladeshi. That is the difference. So we don't fight with Assamese Muslim. We only fight with Bangladeshi Muslim. जी हाँ, बयान नहीं, रणनीति है। ये सिर्फ जुबानी तल्खी नहीं। जब बार बार एक पूरे समुदाय को समस्या, खतरा या बोझ के रूप में पेश किया जाता है तो उसका असर समाज के ताने बाने पर पड़ता है। देखिए, जो आज कांग्रेस का मन से जो बात बोला गया है कि शिवसागर को धुबुरी बनाऊंगा, तिनसुकिया को धुबुरी बनाऊंगा, मतलब खोले आम वो लोगों ने बोला है कि हम बांग्लादेशी मियाँ को लाऊंगा और शिवसागर और तिनसुकिया को भी मियाँ लैंड बनाऊंगा। ये बोलने का समय शिवसागर का मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई खुद मौजूद था। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि ये फालतू बात मत बोलो। अगर मेरा सामने ये बात बोलते थे तो मैं इसको धक्का मार के भगा देते थे, लेकिन कांग्रेस का तो कुछ हिम्मत ही नहीं है। यही सबसे बड़ा विडंबना है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये डॉग व्हील्स पॉलिटिक्स का क्लासिक उदाहरण है।
सीधे नाम लिए बिना इशारों में नफरत को हवा देना। संविधान बनाम सत्ता की राजनीति। भारत का संविधान धर्म, जाति और पहचान के आधार पर है, भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन सत्ता पाने की होड़ में संवैधानिक मूल्यों को किनारे रखना है। मित्रों, आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात करना चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा है कि आपने तो यहां घुसपैठियों को रोक दिया, मगर मिसिंग समाज की जिम्मेदारी सिर्फ इस क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं। मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करने की। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठिए को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज ये विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करेंगे। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी, परिणाम ये आया कि आसाम के डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। इसको रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजिंग मिशन की घोषणा की है, जो देश भर में डेमोग्राफिक चेंज अकुदरती तरीके से, अननेचुरल तरीके से हो रहा है, इसका अभ्यास भी करेगा, उपाय भी सुझाएगा। और मित्रों, मैं आसाम सरकार को, हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत जी बैठे हैं, सर्वानंद जी और हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया है। बीजेपी की राजनीति का आजमाया हुआ फॉर्मूला बन गया है। जी हां, टेस्टेड एंड ट्राई एंड टेस्टेड। ऐसा आरोप विपक्ष और कई संवैधानिक एक्सपर्ट लगाते रहे हैं। क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर जिरात करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे।
अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री, तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने वोट लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप? चुनावी लाभ के लिए नागरिकों को धार्मिक खांचों में बांटना, कानून के राज की जगह भावनात्मक उन्माद को बढ़ावा देना, ये सब लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। तो जिमान कम्प्लेन होइसे मोरे ऑर्डारत होइसे। मैं बीजेपीर मानुहबिलाকক কৈছো যে অলপ চলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক, এটোত কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই। মই মিটিং পাতিছোঁ, মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ, আৰু মই কৈছোঁ সকলোকে য'ত যিমান পাৰে ফৰ্ম 7 ঢালক, যাতে অলপ দৌৰা দৌৰি হৈ থাকে, কষ্ট হৈ থাকে, বুজি পায় যে অসমীয়া জাতি এতিয়াও জীয়াই আছে। ইয়াত এটা কংগ্ৰেছৰ আপত্তি থাকিলেও থাকিব, আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ? কৰক না, কি আছে? কেছ দিয়ক, পুলিচে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হ'লে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছোঁ, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছোঁ নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰোঁ যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে, যোৱাকালি মই চাই আহিছোঁ দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছোঁ দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক, আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। এতিয়া মোকে ভয় খুৱাব কৈছে, ৰাতি 12টাত গৈছে অফিচত। মইতো কৈছোঁ 2টাতো যাব লাগে, আৰু অফিচাৰবিলাকে ৰাতি 2টা-3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে, যদি পাৰে। গতিকে ইয়াত লাজ কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? আমাৰ দৰে যদি যুঁজিলেহেঁতেন মিয়াৰ লগত, অসমখনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা নহ'লেহেঁতেন। আগতে যদি যুঁজিলেহেঁতেন, কংগ্ৰেছে নুযুঁজিলে বুলিহে এনেকুৱা হ'ল। আৰে মোক মিয়াই ভাল পায়, দুখীয়া মিয়াই মোক ভাল পায়, আৰু ছোৱালীবিলাকেতো মোক চব মিয়াৰ ছোৱালীয়ে ভাল পায়। আৰু মোৰ লগত কথা পাতি বহুত মিয়াই কৈ আছে, মিয়াৰ ছোৱালীয়ে কৈ আছে যে 2টাতকৈ মামা বেছি জন্ম নিদিওঁ। মোৰ লগত কেতিয়াবা ধিং ৰূপহীত যাব, কলেজত মোৰ সমান কোনো পপুলাৰ নাই। মোক ভালো পায়, সেইকাৰণে অৰুণোদয় দিওঁ। সেইকাৰণে আমি দুখীয়া মানুহকতো দিগদাৰ নকৰোঁ, দালালকেইটাকহে দিগদাৰী কৰোঁ। দুখীয়া মানুহৰ লগততো কি আছে? মই য'তে যাওঁ তাতে মোৰ লগতে থাকে, মই ভোট খুজিলে ভোটো দিব। Assam is a polarized society. Next 30 years we have to practice politics of polarization if you want to live. If you want to surrender, then surrender. But as a Assamese, I don't want to surrender. So I will fight, I will polarize. But polarization is not between Hindu and Muslim. Polarization between Assamese and Bangladeshi. That is the difference. So we don't fight with Assamese Muslim. We only fight with Bangladeshi Muslim. What is the problem on that? Supreme Court of India has said that there is an invasion. And if there is an invasion recognized by Supreme Court, then you have to protect your land. That is why I have taken oath as a CM. So I am legally भी correct है, ethically भी correct है, I am politically भी correct है.
और मेरा जैसा सीएम आगे होता था तो असम का इतना परिवेश ही नहीं होते थे, मैं बहुत लोगों को टाइट कर देते थे। उत्तराखंड और असम नफरत की प्रयोगशालाएं बनते जा रहे हैं। जी हां, आपने हमारे कई उत्तराखंड के वीडियो देखे होंगे, और हमारे भी अगर नहीं देखे होंगे तो सोशल मीडिया में आपने उत्तराखंड से आने वाले कई वीडियो को देख रहे होंगे। जी हां, उत्तराखंड हो या असम हो, दोनों राज्यों में पिछले वर्षों में धार्मिक पहचान के नाम पर राजनीति तेज हुई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, 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 लिख के लिखिए। या मुस्लिम क्या देश के लिए खतरा है? कहीं लव जिहाद के नाम पर डर, तो कहीं अवैध घुसपैठ के नाम पर एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना। राजनीतिक टिप्पणीकार इन राज्यों को नफरत की प्रयोगशाला कहने लगे हैं। You see, first of all, the Muslims of Assam, there were 108 MLA seats before independence in the state of Assam. 100 out of 108, there were 34 number of Muslim MLAs. And in 1937, the first election was taken place, and then Shillong was the capital of Assam. Then out of 108 MLAs, 34 numbers were Muslim MLAs. In 46 also, there were 34 numbers of Muslim MLAs. After independence, so many peoples left India and they go to East Pakistan when India and Pakistan was divided. You can see that there were Dhakaputty in Jorhat, in Dhakaputty, in Tezpur, in Dibrugarh, or Khulna. There were peoples from Dhaka or those areas from Bangladesh. So till now, the names of Dhakaputty are in Jorhat, in Dibrugarh, and in Tezpur also. So those people left Assam after partition. They went to Pakistan or East Bengal. If those people remained after partition also in the state of Assam, then the number of Muslims would be in Assam more than 45% if the people did not leave Assam after partition. And after partition, the census, when the 1951 census was done, then there were so many areas in riverine side and borderline side, they are due to lack of communication, the people were not included in the census report in 1951. It was Dr. Hemborua, he wrote a book, and perhaps it was, the name of the book was The Red Rivers and Blue Hills. In his book, Dr. Hemborua, the former MP, he wrote that more than 55,000 of families were not included in the census of 1951 due to disturbance. A disturbance took place in 1950, and those people were not living at the time of census in 1951, and those people have been enrolled in 1961. And after making communication in riverine areas, more and more peoples were included in 1961 census and 1971 census. जहां ध्रुवीकरण को पहले आजमाया जाता है और फिर दूसरे राज्यों में दोहराया जाता है। कमजोर विपक्ष, मजबूत नैरेटिव। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष पर भी उठता है। जब सत्ता पक्ष लगातार
नफरत का नैरेटिव गढ़ रहा हो और विपक्ष उसे प्रभावी ढंग से चुनौती ना दे पाए तो लोकतंत्र असंतुलित हो जाता है। असम में भी यही तस्वीर दिखती है। এতিয়া অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, বাস্তৱ পৰিৱৰ্তন। বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অহংকাৰ আৰু অত্যাচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে আৰু বহুত সময় ৰাইজে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ সহ্য কৰিলে, ৰাইজে তেওঁলোকৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ সহ্য কৰিলে, ৰাইজে তেওঁলোকৰ অভদ্ৰ কথাবোৰ সহ্য কৰিলে। এতিয়া আৰু ৰাইজে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বহুত হ'ল অহংকাৰ, বহুত হ'ল অত্যাচাৰ, বহুত হ'ল অন্যায়, বহুত হ'ল অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া ৰাইজে বাস্তৱ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে আৰু সেই বাৰ্তা লৈ সময় পৰিৱৰ্তনৰ, টাইম ফৰ চেঞ্জ, সময় পৰিৱৰ্তন এই বাৰ্তা লৈ আমি আজি আমাৰ নিজৰ যাত্ৰা, আমাৰ নিজৰ সংকল্প আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি গুৱাহাটী মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি গোটেইবোৰ আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ AICC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ গোটেইবোৰ AICC ছেক্ৰেটাৰী বিৰাট ছাতি ডাঙৰীয়া, মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক আসিফ নজৰ ডাঙৰীয়া, শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া, সকলৰ লগত আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা আমি মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈ আমি মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ মাধ্যম আমি হাতত লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল যে আমি এটা বাছ যোগেদি সময় পৰিৱৰ্তনৰ এই বাৰ্তা লৈ আমি চুকে কোণে আমি ৰাইজৰ মাজত যাম। আপোনালোকে আহক, আমি গুণাই থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণেও। আপোনালোকে এটা বিশেষ আমি ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ লগত আহক, সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম। ধন্যবাদ। এইখিনি কথা আমি যোৱাকালি ক'লোৱে, ধন্যবাদ। মই ইতিমধ্যে আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি देवव्रत शइकिया डांगरिया से जी हाँ, आक्रामक सत्ता और बिखरा हुआ विपक्ष आज का सबसे बड़ा सवाल है। जनता के सामने असली चुनाव असम की जनता आज सिर्फ ये तय नहीं कर रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो ये भी तय कर रही है कि क्या नफरत चुनाव जीतने का स्थायी रास्ता बन जाएगा, यानी कि परमानेंट सलूशन। चुनाव जीतना है, नफरत फैला दो और चुनाव जीत जाओ। पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। एक हेमंत बिश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियाँ मियाँ करने दो, वो मियाँ मियाँ करके पागल हो जाएंगे और मियाँ लोग पावर में जाके बैठ जाएंगे, इसलिए उनको पागल होने तो क्या इस बार असम के मुस्लिम बीजेपी के पक्ष में वोट डालने चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। तो क्यों देना नहीं चाहिए? मियाँ मानो कि कोई बिल्ली हुई नहीं कैट मियाँ सीएम मियाँ मियाँ कर और मुसलमान मियाँ मियाँ कर भोट दी দিব লজ্জা লাগিব লাগে চুল্লুবৰ পানী ডুবিয়া মৰক। কংগ্ৰেছে না কংগ্ৰেছে যদি 23টা ভোট মইতো কৈছো আমি লাগিলে আমি পাৰ্টি বিদ্ৰোহ কৰি দিম। কংগ্ৰেছে 23টাও সিট যদি পাই যায় তো জিকিব পাৰিব নেকি? মিনিষ্ট্ৰী বনাব পাৰিব? কওক না, মিনিষ্ট্ৰী বনাব পাৰিব? নোৱাৰে। ডাৰ্টি গেম, কংগ্ৰেছে ডাৰ্টি গেম খেলি আছে। মাইনৰিটি মানুহসকলৰ লগত বুৰ্বক বনাই আছে। নিজৰ এৰিয়াত নাযায়, টি গাৰ্ডত নাযায়। তৰুণ গগৈৰ ভোট কোনটো আছিল? টি গাৰ্ড। আগে এটা আছিল আলিয়াৰ কুলি, কুলি এতিয়া ক'ত গ'ল?
কংগ্রেসের ভোট নাই, খালি আলি লৈ জিকিব পাৰিব নেকি? तो क्या इस बार कांग्रेस वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को 100% वॉकओवर दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग है और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ इसीलिए कि वो बीजेपी को वापस लाना चाहते हैं। सीट पाब AIDF एबार 26 निर्वाचन केइखन सीट पाब? আমি বেছি মই জেগা কৈ আছো ৰে বাবা, আমি 23টাৰ ভিতৰত कम से कम 21টা আমি পাম। तो सभी मुसलमान लोग यूडीएफ के पक्ष में वोट डालने की संभावना मैं है? ये नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमान बदनसीब है, मुसलमान यूडीएफ को भी देगा, मुसलमान कांग्रेस को भी देगा, मुसलमान राजद दल को भी देगा, मुसलमान लुरिन ज्योति को भी लेगा। इसलिए मुसलमान का 5 भाग में टुकड़ा होगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा और बीजेपी फिर वापस कांग्रेस ला रही है पावर। तो मुसलमानों वोट बेसी कोई कोने AIDF ने कांग्रेस मतलब मुसलमान के वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे? यार टाइम लेके आना चाहिए ना, इतना अच्छा इंटरव्यू है। तो फिर सवाल उठेगा, क्या संविधान चुनावी भाषणों से हार जाएगा और क्या लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल रह जाएगा? असम की ये लड़ाई एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। तो हुजूर, लेकिन ऐसे में हर्ष मंदार जैसे लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। But the UN says there's nothing more than about 22,500 से ज़्यादा लोग नहीं हैं इतने विशाल देश में, और हमें ये ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मतलब इतना वो कि हमारी मान, जिस देश का स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें गर्व है, क्या हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं, और हम लोग नॉन रिफॉर्मेंट एक कानूनी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हैं जो एक जेनोसाइड के हालत में जाएगा। असम के सीएम साहब ने उनको धमकी दे डाली है, खुलेआम धमकी की 100 से ज्यादा FIR करा देंगे। हर्ष मंदर, ऐसा हर्ष मंदर मैंने जीवन में बहुत देखा, ऐसा हर्ष मंदर वो व्यक्ति ने असम में आके NRC को बर्बाद किया। अगर मैं रहता था ना, ये हर्ष मंदर को मैं सिखा देता। अभी भी वो मेरा ऊपर केस दिया है ना, तो आप देखिए हर्ष मंदर का ऊपर कितना केस गिरेगा, कम से कम 100 केस उनका ऊपर पड़ेगा, इसलिए मेरा पास मटेरियल है केस देने के उनका ऊपर। पर हर्ष मंदार कह रहे हैं कि वो इन FIRों से डरेंगे नहीं। हालात के बारे में, उसके सांप्रदायिक माहौल के बारे में, उसकी जो चुनौतियां हैं उसको समझने के लिए आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक सवाल नहीं उठा था। दिस इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। ये मतलब ये वर्तमान सरकार जानबूझ के इस प्रदेश को ऑलमोस्ट इन द फ्रंट लाइन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स पे उसको रख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत अजीब और मैं कहूँगा कि गैर संवैधानिक सोच है। वो है कि ये एक देवभूमि है हिंदुओं के लिए, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो गैर हिंदू लोग हैं उनको इस देवभूमि में उनका कहना है कि कोई जगह नहीं है। पहले तो 14% आबादी मुसलमानों की है। दूसरा कि ये देश और हर प्रदेश पे हर मज़हब के लोगों का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। अगर हम लोग इस रास्ते पे चलने लगेंगे कि इस जगह को हम लोग इस जगह से एक समुदाय के लोगों को हम लोग उनको अलग करना चाहते हैं, ये एक तरह से हम लोग पार्टीशन की का जो वक्त है उसको दोबारा बहुत खतरे के साथ इसको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं।
ये भी सवाल है कि हिंदुओं का खास करके ये कोई विशेष धर्मस्थल उत्तराखंड ही है, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाले उनके लोगों के लिए दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। इस एक प्रदेश को आपने, यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर, आप कह रहे हैं कि ये तो हम अपना मक्का बना रहे हैं, हम अपना वैटिकन बना रहे हैं, और इस जगह से हम लोग दूसरे मज़हब के लोगों को हमें अलग करना है। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ख़तरनाक है। अब इसको घोषित तौर पे, मतलब फ़िलहाल कानून के तौर पे तो इसको नहीं कर पा रहे हैं, संविधान अभी भी आड़े खड़ा है, तो इसको दे आर डूइंग इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। तो कहीं लव जिहाद का आरोप लगा के, कहीं किसी और आरोप को लगा के, वहाँ के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। कई जगहों में जैसे क्रॉस लगाया गया है कि ये मुस्लिम लोगों के घर और दुकानें हैं। ये लगभग नाज़ी जर्मनी को हमें याद दिला रहा है। फिर जो आपके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग, जैसे अब परंपरा सी बन गई है, अजीब अजीब से जिहादों की बात हो रही है, थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, मज़ार जिहाद की भी बात है। अब जो वन गुज्जर एक जो ट्राइब है, जो नोमैडिक ट्राइब है, मतलब वो जगह जगह से अपने पशुओं को लेके जाते हैं उत्तराखंड के जंगलों में, उनको उन्होंने तो जहाँ जहाँ वो, क्योंकि घुमंतू ट्राइब है, तो जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे उसका कब्र बनाते हैं, उसको वो मज़ार कह रहे हैं। और एक तरह से जब वो कह रहे हैं कि हमने 3000 मज़ार हटाए हैं, तो वहाँ के लोगों के जो किसी को वहाँ पे दफनाया गया था उसको बहुत बुरी तरह से उसको निकाल रहे हैं। हल्द्वानी में हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग विज़िट में गए थे, नदीम यहाँ हैं, अशोक शर्मा जी यहाँ हैं, हम लोग सभी एक ग्रुप में वहाँ गए थे। वहाँ भी एक मस्जिद को लेके उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को हमें हटाना है और रातों रात हटाना है। नैनीताल हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स आती है, बुलडोज़र आते हैं, उसको गिरा देती है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, आप लोगों ने बात सुनी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि खुल के, जिसको अंग्रेज़ी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, व्हाट इज़ एथनिक क्लेंजिंग इन हिंदी? कत्लेआम नहीं, एथनिक क्लेंजिंग नहीं, कत्लेआम नहीं है ये, कि आप सफाई करना चाह रहे हैं, एक सफाई एक पूरे समाज की, कि इनका इस जगह में कोई जगह नहीं है। हम लोग देश के अन्य प्रदेशों में अलग अलग किस्म के हमले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के बराबर के नागरिकता के हक़ों पर अलग अलग तरीक़ों से हम हमला देख रहे हैं। उत्तराखंड और साथ में असम में हम लोग एथनिक क्लेंजिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि हमें अब आपको यहाँ पे रहने की कोई जगह ही नहीं बची है। और इसको रोकना, इसका विरोध करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक संविधान जब हमने बनाया था, इसमें हर मज़हब के लोगों के बराबर के हक़, हर जगह रहने की, अपने रोज़गार चलाने की, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की,
वो हक अगर वापस सिर्फ धर्म के नाम पे ले लिया जाए तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह से टूट और बिखर जाएगा। इस कारण से ये जो आज हम बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, उत्तराखंड पे इतना न्यूज़ पे सामने नहीं आ रहा है, वहाँ फ़िलहाल खून नहीं बह रहा है ज़्यादा, तो इसलिए लोग उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मुझे जो ये एथनिक क्लेंजिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ, वो बहुत ख़तरनाक है और इसका विरोध हम सब करें, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे। जी हाँ, अब ये कहानी सिर्फ आसाम मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के बीच टकराव भर की नहीं रह गई है। ये टकराव दरअसल सत्ता और संविधान, धमकी और अधिकार, नफरत और नागरिकता के बीच है। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं देख रहा हूँ सारे के सारे जितने भी कटमुल्ला हैं वो सारे के सारे हेमंत विश्व शर्मा जी के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़े हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो जो है आसाम छोड़ दें। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये जिहादी जितने भी हैं ये किस प्रकार हमारे भारत को कब्जा करने में लगे हैं। आपको मैं सभी को बताता हूं, जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा हैं, जितने भी सोशल मीडिया में हैं, मैं सभी को एक बात कहनी चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करें, उनको ताकत देने का काम करें। अगर आज सारे हिंदू, पूरे देश के हिंदू उनके साथ नहीं खड़े हुए तो आगे कोई भी मुख्यमंत्री इतनी ताकत के साथ कोई भी ना बोल पाएगा, ना इस प्रकार कार्य कर पाएगा। मैं गया था आसाम, मैंने देखा था आसाम में इतनी भयानक स्थिति इन कटमुल्लाओं ने की हुई है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। वहां सीमा पर जितने भी बांग्लादेशी और जितने भी हैं ये बहुत तेजी से आसाम में आए और आसाम में इन्होंने आसाम की स्थिति बहुत खराब कर दी है। आसाम हर हिंदू का कर्तव्य है और आप लोग पूरी ताकत के साथ हेमंत विश्व शर्मा जी का समर्थन करें। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जिस समय चुनाव आएंगे पूरी ताकत के साथ मैं यहां से हेमंत विश्व शर्मा जी का समर्थन करने आसाम पहुंचूंगा और वहां हर हिंदू को जगाने का कार्य करूंगा और कहूंगा पूरी ताकत के साथ, जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी हर हिंदू का साथ दे रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता हमारे पूरे देश में है। हर मुख्यमंत्री इसी प्रकार बोल पाए, सारे हिंदू ताकत के साथ एक सुर में कहेंगे तो हर मुख्यमंत्री इस कार्य को करने के लिए आगे आएंगे। जब सारे मुसलमान एक हो सकते हैं, सारे हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते? ये चिंता का विषय है। सभी खुल करके ताकत के साथ आप लोग हेमंत जी का साथ दें और उन्हें ताकत देने का कार्य करें कि आप लोगों को लगेगा कि एक ये धर्म युद्ध है, इसमें आप लोग भी उनके साथ खड़े हैं। जय श्री राम। एक तरफ मुख्यमंत्री जिनके शब्दों से डर जमीन पर उतरता दिख रहा है, दूसरी तरफ हर्ष मंदर हैं जो कह रहे हैं कि 100 मुकदमों की धमकी भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकती। ये टकराव इस बात का संकेत है कि सत्ता अब सवालों से असहज है। हर्ष मंदार कहते हैं मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से कानूनी जवाब देने के बजाय मुकदमों की धमकी ये बताती है कि मामला बयानबाजी का नहीं, जवाबदेही से बचने का है। अभी मैं पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, शांति निकेतन और बर्धमान इन जगहों पे घूम कर आया और 2 जगह कोकराझार और धुबरी में आसाम में घूम के आया। स्ट्राइकिंग सबसे बड़ी बात तो ये थी कि धुबरी का एक गांव है चरुआ बाखरी, वहाँ पे 1800 घर गिरा दिए गए, लोग को कोई मुआवजा भी मिला नहीं है और 80% लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं है। ये बहुत गलत हुआ है और कहा यह गया कि साहब वहाँ पर एक अडानी जी का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। पूरी जानकारी मैं हासिल करना चाहता था लेकिन हमें डीसी के दफ्तर से कोई जानकारी मिली नहीं, तो ये निराशा की बात है। पश्चिम बंगाल में कई लोगों को टीएमसी से नाराज़ी है, अंदेशा इस बात का है कि कहीं ये बहक के लोग बुलडोजर राज लाने की तरफ न चले जाएं, जो आसाम में चल रहा है, इसका अंदेशा है। तो
वहाँ के प्रगतिशील लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक और चीज़ खड़ी हो गई कि वहाँ पर एक साहब ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो टीएमसी के एमएलए थे, अब उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, वहाँ से उनको हटा तो दिया, और लेकिन ये चीज़ जुनून पैदा करने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद के विरोधी लोग उससे भी बड़ी ताकत से खड़े हो गए वहाँ पर, तो ये लगता है कि एक षड्यंत्र किस्म की चीज़ है कि फिर से पोलराइजेशन खड़ा किया जाए। थोड़ा सा सुकून मुझे इस बात का मिला कि मालदा मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है, मुसलमानों में ख़ास तौर से कोई उत्साह नहीं है। तो इस तरीके से पोलराइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। शांति निकेतन में अच्छी सभाएं हुई और वहाँ पे बड़ी तादाद में औरतें शरीक हुई हमारी सभाओं में, उससे मुझे बड़ी हिम्मत बंधी। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चुनाव देश को आगे ले जाने की तरफ हमें ले जाएं, पीछे न खींचें। बहुत बहुत शुक्रिया। असल सवाल यही है, क्या एक मुख्यमंत्री का काम किसी समुदाय को परेशान करना होता है या फिर संविधान की रक्षा करना? आज ये लड़ाई हर्षमंदर लड़ रहे हैं, कल यही सवाल हर उस नागरिक के सामने होगा जो सत्ता की असहमति जताने की हिम्मत करेगा। क्योंकि जब सरकार सवालों से डरने लगे तो लोकतंत्र खामोशी की ओर बढ़ता जाता है। नमस्कार।